लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम वर्चुअल मशीन्स की बात करेंगे। बेसिकली वर्चुअल मशीन्स आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर की मेमोरी को, उसके ड्राइव्स को, उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को और उसके तमाम हार्डवेयर को हम उसकी एग्जीक्यूशन को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी आपके पास कंप्यूटर का हार्डवेयर वही होगा, लेकिन हम उसी हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं हम उसी मशीन के ऊपर इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं और उनसे हम अपना काम ले सकते हैं। यानी इसके अंदर आपके पास हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर आपके पास एक ही कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो रन कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली वर्चुअल मशीन्स के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली डिस्क ड्राइव्स का होता है या डिस्क सिस्टम का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक फ़िज़िकल मशीन है जिसके अंदर आप 7 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो इस वक्त हार्डवेयर है उसके अंदर 3 जो है पार्टीशंस हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, तो आप उसको उन 3 ड्राइव्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उन 7 के लिए आपको वो 7 पार्टीशंस का होना ज़रूरी होता है। ये इसलिए क्योंकि जो हमारे पास डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो जो उसकी जो मशीन्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर्स जो होती हैं वो उसकी वर्चुअल मेमोरी को और उसकी स्पूलिंग को वो शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है वर्चुअल मशीन की। यहाँ पर एक आपके पास एक सिस्टम दिखाया गया है जिसके पास उसका हार्डवेयर है, कर्नल है और मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे हैं। अब यही वो मशीन है जिसके अंदर आपके पास हार्डवेयर है, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली जाती है और 3 आपके पास स्पेसेस हैं, तो वर्चुअल मशीन 1, 2 और 3। तो आप इन 3 वर्चुअल मशीन्स में इसी एक हार्डवेयर के अंडर में हम 3 वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल कर लेते हैं और 3 किस्म के मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम उसके ऊपर वर्चुअल मशीन के ज़रिए से हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसका हमें जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि इसके अंदर हार्डवेयर जो होता है वो आपके पास सेम रहता है। एक ही हार्डवेयर के ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। और वर्चुअल मशीन जो होते हैं, क्योंकि आपके पास हार्डवेयर एक ही है, अगर आप उस हार्डवेयर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो सारे आपके पास प्रोटेक्टेड ही होंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम सिमुलेशन कहते हैं। इस मेथडोलॉजी के अंदर आपके पास एक ही होस्ट कंप्यूटर होता है और आर्किटेक्चर होता है और हम उसको जो गेस्ट सिस्टम होते हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है वो उसने कुछ नए कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और वो अपने पुराने जो आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम थे उनको नए सिस्टम के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। लेकिन वो साथ में ये भी चाह रहे हैं कि उनके जो कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स थे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो उनके पुराने सिस्टम के साथ ही कंपाइल होते थे, तो वो ये चाहते हैं कि नए सिस्टम को भी साथ में लेकर चलें और जो उनके प्रोग्राम जो पिछले उसके साथ आउटडेटेड सिस्टम्स के साथ काम कर रहे थे वो उनके साथ भी काम करते रहें। तो सिमुलेशन जो है वो सिमुलेशन की मदद से ये पॉसिबल है कि नए सिस्टम्स पे भी काम किया जाए और साथ में किसी दूसरे मशीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो आपके पास सिमुलेशन होती है ये एक एमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस को जो होता है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर जो है उनको इंस्ट्रक्शंस को वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। और जो दोनों आपके पास 2 अगर सिस्टम्स हैं तो उन दोनों सिस्टम के अंदर उनको ट्रांसलेट, यानी कि नए सिस्टम के अंदर भी उसकी ट्रांसलेशन कर रहा होगा और जो पुराना सिस्टम है ओल्ड सिस्टम उसके अंदर भी उसकी जो ट्रांसलेशन कर रहा होता है। इसके अलावा जो आपके पास एमुलेटर्स होते हैं ये आपके पास ये आपको अलाउ करते हैं कि आप जो ओल्ड आर्किटेक्चर है और उसके साथ भी आप उसको चला सकते हैं और जो आपके पास ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से आप दोनों के ऊपर उसको हासिल कर सकें। इसमें एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो VMware का है। ये बेसिकली वर्क स्टेशन होते हैं, ये कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं जिसको इंटेल x86 के लिए इस्तेमाल किया गया था और ये हार्डवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी इसकी होती है जिसके अंदर हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन के अंदर बेसिकली वर्क स्टेशंस होते हैं जो कि एक होस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं
उसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ और लिनक्स हैं, और आपके ये अलाउ कर रहे होते हैं कि होस्ट सिस्टम के कि आप मुख्तलिफ जो एक ही जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिफरेंट किस्म के, आप उनको वर्चुअल मशीन के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लिनक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस लिनक्स की मदद से आप विंडोज़ एनटी, विंडोज़ एक्सपी और दूसरे जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन जो आपके पास होती है VMware की, इसके अंदर हम हार्डवेयर को आइसोलेट करते हैं, उसके साथ दूसरे मशीन के साथ हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन होती हैं वो CPU, मेमोरी, डिस्क, ड्राइव्स, नेटवर्क इंटरफेस और ये सारी चीज़ें वो उसी हार्डवेयर का ही शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास CPU है, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास एक हार्डवेयर है, और हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हमने इंस्टॉल किया हुआ है। एक विजुअलाइजेशन लेयर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर ये अब लिनक्स बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम मुख्तलिफ विंडोज़ एनटी, एक्सपी और आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन को, इसके अलावा एप्लीकेशन ये भी चल रही हैं, और ये 3 जो एप्लीकेशन हैं डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन्स हैं, इसे हम JVM से हम कहते हैं। जावा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1995 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका जो हमारे पास एप्लीकेशन का है, इसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, और इसके साथ में इसकी एक API लाइब्रेरी मौजूद होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम एनवायरनमेंट इसका मौजूद होता है। इसके ज़रिए से ये आपको एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम JVM कहते हैं। तो इस API की मदद से हम एक जावा वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो जाती है। बेसिकली जावा के अपने कुछ क्लासेस होते हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी कुछ क्लासेस होती हैं, और हम एक से ज़्यादा क्लासेस को जो है वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम बाइट कोड कहते हैं, और हमारे पास जो फाइल्स होती हैं हम उनको उस JVM की मदद से हम उसको इस्तेमाल करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इसके अंदर आपके पास एक क्लास होती है, उसको हम क्लास को लोड करते हैं जावा इंटरप्रेटर के ज़रिए से, और उसके अंदर जो उसका आर्किटेक्चर होता है, जो बाइट कोड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो उस क्लास के अंदर जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जैसे ही हम JVM के ज़रिए से अब जैसे ही किसी भी क्लास को उसको लोड करते हैं, तो जो क्लास की फाइल्स होती हैं और जो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं वो उसके इंटरप्रेटर की मदद से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर JVM के ज़रिए से आप जो इसका सॉफ्टवेयर है, आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब ब्राउज़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इस जावा वर्चुअल मशीन को बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप JVM को हार्डवेयर की चिप के ऊपर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो आप JVM को हार्डवेयर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो विंडोज़, लिनक्स, कोई भी आपके पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो, तो उसकी मदद से आप अपने जावा की जो इंटरप्रेटर है या लोडर्स हैं, जो उसकी क्लासेस हैं, उनको आप बड़ी आसानी के साथ उसको चला सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है .NET फ्रेमवर्क। आपने इसके बारे में भी सुना होगा। .NET फ्रेमवर्क में बेसिकली हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ का कलेक्शन होता है। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस के सेट्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, और हमारे पास उसका एनवायरनमेंट होता है जिसके ज़रिए से हम इन सारी चीज़ों को मिला के हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रोग्राम्स के जो .NET के ऊपर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनको उनके स्पेसिफिक आर्किटेक्चर की मदद से उनको एग्जीक्यूट करवाता है। तो जो भी प्रोग्राम हम .NET के ऊपर लिखते हैं उसको किसी भी हार्डवेयर के बारे में या ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। यानी आपको इस बारे में कि हार्डवेयर कौन सा होगा और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो .NET जो है वो किसी भी आर्किटेक्चर के ऊपर, किसी भी हार्डवेयर के ऊपर बड़ी आसानी के साथ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी होता है और सारे प्रोग्राम्स को वो एग्जीक्यूट करवा देता है। इसका जो हमारे पास जो डिटेल्स होती हैं वर्चुअल मशीन की, बेसिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता है आपकी प्रोग्राम के दरमियान में, और जो आपके पास आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर। तो ये इसके अंदर हमें
किसी भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को या स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होस्ट आपके पास सिस्टम है, कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसके ऊपर आप उसको जस्ट कंपाइलर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप जिस भी फाइल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्लासेस को खुद ब खुद जो है उसको एक्सेस करेगा और उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। इसके बाद हमारे पास एक न्यू टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग। डिबगिंग बेसिकली एरर्स को फाइंड करना, बहुत हार्डवेयर के अंदर भी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये हमारे पास डिबगिंग कहलाता है। तो हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मेंस के दरमियान में, काम के दौरान में बहुत सारी परफॉर्मेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको कुछ ऐसी बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाती हैं या परफॉर्मेंस में हमारे पास आ जाती हैं। तो उनको देखना और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना और उसको रिमूव करना, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास डिबगिंग के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एरर्स जो होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर आपके पास एक फेलियर एनालिसिस आ जाता है, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी एक लॉग फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है और यूज़र्स के साथ जो प्रॉब्लम होते हैं, जो भी प्रॉब्लम अगर होते जाते हैं उसकी एक लॉग फाइल जो है वो साथ साथ क्रिएट होती जाती है, जिसके अंदर उस फेलियर की जो वजह होती है या जो भी काज बन रही होती है उसको देखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आपके पास एक मेमोरी भी मौजूद होती है। इसको जो ये मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फेलियर्स आ रहे होते हैं उनके लिए डेवलप की जाती है ताकि उन सारी चीज़ों को उसके अंदर महफूज किया जा सके। जो हमारे पास इस कोर होता है उसके अंदर हमारे पास उसको फिर बाद में उस कोर को देखा जाता है, उस प्रोग्राम को, और जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही होती हैं उनको प्रोग्रामर जो है उसको बाद में एक्सप्लोर कर लेता है। उसी लॉग फाइल को देखते हुए प्रोग्रामर जो है उसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसकी लॉग फाइल के अंदर या उसको एक्सप्लोर करने के बाद उसकी मेमोरी को देखते हुए उसको देखा जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को जो है उसको डिबग किया जाता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसके अंदर आपके पास वो कर्नल ही फेल हो जाए, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना चला, उसको हम कर्नल फेलियर को हम क्रैश कहते हैं। और ऐसे जो फेलियर होते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है और इसको हम एक क्रैश डंप मेमोरी भी कहते हैं, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हमारे पास परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसके बॉटलनेक्स क्या हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या मसाइल आ रहे हैं और कौन कौन से कोड जो हैं वो उसके अंदर ऐड होने चाहिए, उसके बिहेवियर्स क्या होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर एक हमारे पास लॉ है जिसके अंदर हमारे पास वो कहता है कि डिबगिंग इज़ ट्वाइस एज हार्ड एज रिटन द कोड इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि प्रोग्राम की कोडिंग करना तो आसान होता है लेकिन उसके बाद उसको डिबग करना वो उससे 2 गुना मुश्किल काम होता है। तो आप किसी भी प्रोग्राम को तो बड़ी आसानी के साथ लिख लेते हैं और जब भी आप उस प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको आपको स्मार्ट तरीके से लिखना चाहिए, इतना स्मार्ट कि उसको डिबग ना करना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए से उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो देखा जाता है ताकि उसको दोबारा तरीके से अच्छे तरीके से उसको काम में लाया जा सके। फिर इसके अंदर हमारे पास एक डी ट्रेस होता है। इसके अंदर हमारे पास डी ट्रेस के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। इसके अंदर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कोड्स होते हैं जो कि आपके डाटा को कैप्चर करते हैं और उसके बाद कंज्यूमर को वो भेज रहे होते हैं। तो वो साथ साथ डाटा जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और साथ में उसको देख रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ आईडीज़ होती हैं जिसकी मदद से डाटा को जो है वो देखा जा रहा होता है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ जनरेशन्स हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं और हम उसको उसकी स्पेसिफ़िक नीड के मुताबिक हम उसको उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक जनरेशन है, इंफॉर्मेशन की मदद से हम करते हैं। इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड सिस्टम स्पेसिफिक कंपाइल्ड कर्नल और सिस्टम ट्यून्ड, यानी कि हम सिस्टम को कंपाइल करते हैं और उसके कर्नल को हम देख रहे होते हैं और हम इसके कोड को देख सकते हैं।
एक चीज़ हमारे पास फिर इसमें हमारे पास सिस्टम बूटिंग होती है कि जैसे ही हम सिस्टम को इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे ही सिस्टम आपके पास पहली दफ़ा चलता है तो उसको हम बूट प्रोसेस कहते हैं। आपके पास मुख्तलिफ रोम्स होती हैं जिसके अंदर ये इनिशियल जो बूटिंग का कोड होता है ये आपके पास इसके अंदर मौजूद होता है। तो जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर जैसे ही स्टार्ट किया जाता है तो बूटस्ट्रैप का लोडर इसके अंदर जो होता है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन रोम की और EEPROM रोम की इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर स्टोर होती है। तो कर्नल जैसे ही हम हार्डवेयर को स्टार्ट करते हैं तो कर्नल जो है इस बूटस्ट्रैप लोडर की मदद से, इस EEPROM की मदद से उससे इब्तदाई इंस्ट्रक्शंस को जो है वो अपने पास लोड करता है और उसके बाद फिर उसको हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस काबिल बनाता है कि आपका वो जो सिस्टम है वो बूट कर सके, उसको फर्स्ट टाइम वो रन कर सके। हमारे पास बूटस्ट्रैप है, इसको ग्रब, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इसे ग्रब भी कहते हैं। ये हमारे मुख्तलिफ़ डिस्क को और मुख्तलिफ़ कर्नल्स को इस काबिल बनाता है कि जिसकी मदद से हमारा जो मशीन है उसको हम फर्स्ट टाइम बूट करवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम बूट होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरीके से वो काम कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे दूसरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स समझ आए होंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम नए टॉपिक्स के साथ नई चैप्टर के साथ इंशाल्लाह आगे अपनी स्टडी करेंगे।